हेलो माय डियर बच्चा, सब बच्चों को नमस्कार, नमस्ते टू एवरीवन। सो चलिए बात करेंगे अब अगले किस्से की। सो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन और फाइल दोनों हैंडलिंग कर चुके हैं। अब इस लेक्चर से हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। और हम लोग यहाँ पर डेटाबेस और फाइल सिस्टम के बीच में कुछ डिफरेंस देख रहे हों, रिलेशनल डेटा मॉडल की बात कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास में डोमेन, ट्यूपल और ये सारी चीज़ें। यूँ तो आप लोग इसको पढ़ चुके हो, अभी सिर्फ आपको वो जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं क्लास 12th के अंदर, बस उन टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप बात करोगे आईपी और सीएस, तो सेक्शन ए के अनुसार आप दोनों को पढ़ना है। और अगर आप सेक्शन बी की बात करोगे, तो B1 सेक्शन किसका है? सीएस का। तो सीएस के अंदर भी ये टॉपिक है, तो यानी कि सीएस वालों के लिए तो करना ही करना है भाई। आईपी को क्या सेक्शन ए नहीं करना? तो यानी कि दोनों के दोनों बच्चे तो तैयार हो जाओ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस के अंदर से निकले हुए शब्द डेटा के बारे में। तो डेटा क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ अ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ अ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन क्या है जिसका एक मीनिंग निकलता है, एक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा कि जैसे मैंने लिखा लवजीत, ठीक है, और मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 30, मैंने कुछ लिख दिया 31। सो अब ये क्या है? ये डेटा है हमारा। एक एक जैसे जो 30 है ये डेटा है, 31 है ये डेटा है, और दिल्ली है ये डेटा है, लवजीत है ये डेटा है। तो अब ये डेटा क्या है? हमारा एक दूसरे से इंटर रिलेट है। तब जाकर के क्या होगा? ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ये एक नेम टाइप का डेटा है, ये एक सिटी का डेटा है, ये आप कह लो कोई एज का डेटा है, ये कह लो आप डेट ऑफ बर्थ का डेटा है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? प्रॉपर एक दूसरे से इंटर रिलेट है। तब ये जाकर के एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन रहा है जिसका कोई एक मतलब या फिर एक मीनिंग निकल रहा है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं, तो डेटा जैसे आपसे रिलेटेड, आपका नेम हो गया, आपकी एज हो गई, आपके मार्क्स हो गए, आज का टेम्परेचर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कुछ भी जो है वो हमारा क्या है? डेटा है। तो देखो, ऐसे मेरे से रिलेटेड डेटा है कितना सारा है, आपसे रिलेटेड डेटा है वो कितना सारा है। तो जैसे हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, या फिर हम सीबीएसई के अभी 12th के बोर्ड हुए हैं आपके, तो उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसमें कितने सारे बच्चे हैं, है ना। जैसे एक स्कूल में है, मान लो 500 बच्चे हैं, तो अब एक बच्चे से कितना सारा डेटा है उसका, उसके नाम, उसके मार्क्स, उसके प्रीवियस ईयर के मार्क्स, उससे प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स, उसके कितने सारे सब्जेक्ट हो गए, तो उसके यूनिट टेस्ट हो गया, जो भी क्लास टेस्ट हो गए, उसके सबसे मतलब इतना सारा डेटा। तो वो जो सारा डेटा है, अब हमें उस डेटा को कहीं तो जाकर के स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। सो ऐसे तो नहीं है कि हम इतने जो है बन गए कि भाई हम डेटा को ऐसे याद करके रखने लग जाएं। तो 500-600 बच्चों का रिकॉर्ड्स हम कैसे याद कर सकते हैं, और हर साल मैं कैसे याद रख पाऊंगी? तो मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है 500 बच्चों का रिकॉर्ड। तो अब वो जो रिकॉर्ड है या वो डेटा कहेंगे हम उसको हमें कहीं ना कहीं जा कर के स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसको हम किसी पीस ऑफ पेपर पर आप कह लो, या फिर कंप्यूटर के अंदर हम उसको स्टोर करके रखेंगे, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि डेटा हम ऐसे याद नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स मैंने आप अब आजकल तो हम अपना फ़ोन नंबर तक नहीं याद रखते, तो हम दूसरों का कहाँ से याद रखेंगे, और वो भी इतने सारे लोगों का। तो डेटा आपको समझ में आ गया। अब डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस के अंदर जाकर के उसको स्टोर करते, मतलब ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी? डेटाबेस की। अब देखिए हुआ क्या था या होता क्या है। तो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज, मतलब कहीं पर हमें डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका? फाइल सिस्टम का, ठीक है। तो फाइल्स को थोड़ा सा एग्जाम्पल आप इसका समझिए कि अगर आप फाइल के अंदर डेटा रखते हैं, तो फाइल के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। मतलब हम एक सॉल्यूशन की तरफ गए, सॉल्यूशन क्या था कि हम अपना डेटा चलिए फाइल्स के अंदर रखते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते जो अक्सर मैं स्कूल वाला एग्जाम्पल देती हूँ। तो 500 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो इस साल आपने 500 बच्चों के लिए कुछ फाइल्स मेंटेन करके रख ली। जैसे 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, इतनी जितनी क्लासेस है उसमें आपने 2-2 फाइल्स बनवा दी। अब साल भर साल बढ़ते बढ़ते फाइल्स भी बढ़ेंगी, है ना। फाइल्स बढ़ेंगी तो अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि अगर आपको फ्यूचर में उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर मतलब 5-6 साल बाद, तो फाइल्स के अंदर से डेटा को सर्च करना कितना मुश्किल हो जाएगा। एंड हो सकता है वो रिकॉर्ड आपका जो है खो गया हो, क्योंकि फाइल्स के अंदर डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है ना आपने,
है ना? सो उसमें से खोजना किसी रिकॉर्ड को, सर्च करना, ये सारी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो यानी कि फ़ाइल सिस्टम से आपको सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो जो सॉल्यूशन आप चाहते हो कि आप इस तरीके से डेटा को स्टोर कर पाओ, फ्यूचर में आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो आप उसको फ़ाइल के अंदर स्टोर करके रख रहे हो। तो जब वो फ्यूचर में ही आपको जो है आप रिकॉर्ड उसको सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं अपने, जैसे कि डेटा की रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन हो जाना डेटा का, आप कह लो डेटा की इंटीग्रिटी होना, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर मैंने इनको ईज़ी भाषा में यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि इसके मल्टीपल फॉर्मेट बन जाते हैं डेटा के, है ना? कि जैसे अगर आज एक बच्चे का रिकॉर्ड मैंने लिखा है, तो हो सकता है मैं ही भूल जाऊँ और कल मैं दोबारा से इसके अंदर एंट्री कर दूँ फाइल के अंदर। लेकिन कंप्यूटर में जब हम डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ एंटर कर चुके होते हैं, तो हम डुप्लीकेसी वहाँ पर नहीं कर सकते, मतलब मल्टीपल फॉर्मेट हमारे पास नहीं आ सकते, है ना? सो उसी टाइम हमें पता चल जाता है कि अच्छा मल्टीपल फॉर्मेट हो रहे हैं, अभी पहले हम रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं, है ना? सो यहाँ पर क्या होता है कि रिट्रीव करना भी मुश्किल हो जाता है फाइल्स के अंदर डेटा को, क्योंकि एक फाइल इधर है, एक फाइल इधर है। अब हम भूल गए कि यार एक और डेटा की फाइल है, वो किसी और के पास है, ठीक है? सो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ और डेटा हो सकता है, यहाँ पर कुछ और फ़ोन नंबर हो सकता है, तो फाइल सिस्टम में तो अपनी ड्रॉबैक रहेंगी, ठीक है? सो अब ऐसा है कि जब आपको लंबे टाइम के लिए डेटा को चाहिए होता है, मतलब लंबे टाइम के बाद में भी आपको इस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फाइल सिस्टम उसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन नहीं है। वो अलग बात है कि हमारी मम्मी जो है दूध का हिसाब कॉपी में रख लेती है, तो उसको कौन-सा, मतलब अगर हम बात करें कि भई दूध के हिसाब को कौन-सा हमें अगले साल जो है, अरे भई फरवरी महीने में कितना दूध लिया था, है ना? सो ऐसे हमें इतनी आम तौर पर ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है। तो ऐसे छोटे-मोटे रिकॉर्ड्स के लिए तो चलो फाइल्स के अंदर हम डेटा मेंटेन करके रख भी लेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है लाखों की, हज़ारों, करोड़ों के डेटा की हमें बात आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाती है। तो यानी कि अब हमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमें सॉल्यूशन की तरफ भागना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि भई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यानी कि फाइल सिस्टम के अंदर आपको ड्रॉबैक्स है जो आनी शुरू हुई, तो अब आपने क्या किया, डेटा को स्टोर करने के लिए अब डेटाबेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो डेटाबेस की परिभाषा भी यहीं से निकल कर के आती है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। अ डेटाबेस इज़ यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक इन्फॉर्मेशन हो गया, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपका डेटा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है, तो वो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज हो गया, यानी कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गया। तो हम उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। क्यों? ताकि हमें फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको ज़रूरत में ला सकें। सो इट ऑल्सो इट अलाउ अस टू होल्ड द डेटा इनटू टेबल, रो, कॉलम। यहाँ पर हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करेंगे। तभी इसने हमें बोला है क्या, कि हम टेबल, रो, ये सारी चीज़ें, टेबल किसका कलेक्शन होती है, रोज़ और कॉलम्स का, तो हम अपने डेटा को उन रोज़ और कॉलम्स के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है? ताकि हम फ्यूचर के अंदर जो है उसका यूज़ कर पाएँ। और अगर हम रो और कॉलम की फॉर्म में रखेंगे तो वो सारा डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेट भी होगा। जैसे आपने नहीं देखा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट वगैरह आप ओपन करते होंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि भाई कौन सी ट्रेन कब आनी है, उसका नाम क्या है, टाइम क्या है, कितने मिनट जो है लेट है, या कहाँ पर कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है। तो वो सारा एक टेबल की फॉर्म में होता है, तो वो एक मीनिंग निकल करके आता है, आपको वो समझ में आ जाता है जल्दी, है ना? सो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप डेटाबेस में अपना डेटा रख पाते हो या रखते हो, तो उसको मैनेज करना, उसको एक्सेस करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है? सो अब हमने क्या किसकी बात की, डेटाबेस की। डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर, जैसे एक टिफिन बॉक्स है। टिफिन बॉक्स में आप कुछ खाना स्टोर करके रखते हो, क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में उस खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्यूचर में ऐसे नहीं 15 दिन बाद, ऐसा है कि भाई सुबह का खाना अगर हम नहीं खा सकते तो हम दोपहर उसको लंच बॉक्स उसको स्टोर करके रखते हैं। तो बिल्कुल यही जो फॉर्म हमारी यहाँ पर भी यूज़ होगी, हम स्टोर करके रख रहे हैं अपने डेटा को, ताकि फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसका यूज़ है जो कर पाएँ। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिस्टम से मतलब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर से है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ डाल के उसके अंदर से डेटा को मैनेज कर लोगे।
ठीक है, उसको अपडेट कर दोगे, उसको रिट्रीव फैच जो भी आपने कराना है, नहीं जी नहीं, हमें एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कैसे मैनेज होता है, इसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज होगी, जो हमारी इस डेटाबेस के ऊपर काम करेगी, और उस लैंग्वेज का सहारा लेते हुए हम अपने डेटा को, वो जो चीज़ें कराना चाहते थे, कौन सी, डेटा को अपडेट, जो है डिलीट, ये सारी चीज़ें जो हम कराना चाहते थे वो हम करा सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, इट इज़ अ डेटाबेस सिस्टम, इन शॉर्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट और मैनेज अ डेटाबेसेस। ठीक है, सो डेटाबेस को क्रिएट भी हम उसी के थ्रू कर सकते हैं, मतलब इसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हुए। ठीक है, और उसको फ्यूचर में मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना, तो वो भी हम इसका सहारा लेकर के करेंगे। लेकिन जो लैंग्वेज का सहारा लेंगे तो वो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज होगी। सो डीबीएमएस लेट्स यूजर टू क्रिएट कर लो भाई साहब, क्या अपना डेटाबेस स्टोर कर लो, मैनेज कर लो, अपडेट कर लो, मॉडिफाई कर लो, रिट्रीव कर लो, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी जो अभी बोल के बताई है। सो कुछ डेटाबेसेस के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, डीबीएमएस के एग्जाम्पल की बात करोगे तो माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारे आपके डेटाबेसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस एक तरीके से एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूज़र। यूज़र कौन है, मान लीजिए हम लोग यूज़र हैं। ठीक है, तो हम यूज़र हैं, हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, तो अब ये जो बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है हमारा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर से डेटा को फैच, रिट्रीव, ये सारी चीज़ें करवा पाएंगे, ताकि हमें जो है फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए, आप अगर बात करोगे डेटाबेस डीबीएमएस की, ठीक है, सो देखिए डीबीएमएस के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, अगर आप इसके क्लासिफिकेशन की तरफ जाओगे और अगर आफ्टर 12th की बात करोगे तो आप बहुत सारे डीबीएमएस के साथ में है जो आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हम किस डीबीएमएस के बारे में बात करने वाले हैं, किस मॉडल के बारे में, हम रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। इसके अलावा देखिए बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, एंटिटी ईआर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग आई थिंक सेकेंड ईयर में जाकर के पढ़ोगे जब आपका डीबीएमएस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ये सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो मॉडल यूज़ करते हैं वो रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है ना वो टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में होता है, तो बेसिकली अगर हम जैसे हमारा एसक्यूएलाइट हो गया, या फिर हम इसकी बात करें माई एसक्यूएल की, ठीक है, ओरेकल वगैरह, तो ये हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, तो वो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उस पर हमारी एक लैंग्वेज चलती है, कौन सी, एसक्यूएल लैंग्वेज, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और रिलेशनल डेटा मॉडल की अगर आप बात करेंगे, देखिए रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो पहला थॉट है, या फिर पहली बार इसको किसी पर्सन ने बताया इस दुनिया को, तो वो जो शख्स है वो है टेड कोड। ठीक है, आईबीएम के बंदे 1970s के अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, बाद में जाकर के आप कह लो कि इम्प्लीमेंटेशन वर ऑब्जर्व्ड इन द 1980s। तो वैसे ही आपसे ऐसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं, तो आपको 1970s याद हो गया, टेड कोड याद हो गया, आईबीएम का बंदा भाई याद हो गया। तो देखिए इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल में कुछ इस तरीके से आपकी टेबल के अंदर आपका डेटा होता है, जिसमें टेबल का नाम होता है रिलेशन, क्योंकि इसीलिए तो इसको रिलेशनल डेटा मॉडल बोला गया है। रिलेशन यानी कि टेबल की फॉर्म। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ इसके की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखिए रिलेशनल बोले तो एक टेबल की बात हो रही है, टेबल का मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स हैं। देखिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन का मतलब होता है कुछ वैल्यूज़, या फिर आप कह लो कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़, या फिर वैल्यूज़ का पूल कह सकते हो, जिसको आप कहो कि अलाउ किया गया है उन वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए। जैसे कि अगर डोमेन की बात करोगे तो जैसे आप एक कॉलेज का फॉर्म भरे, तो उसमें दो ही स्ट्रीम है, एक तो आर्ट्स है और दूसरा मान लीजिए साइंस है। तो अब इसमें कॉमर्स वाला चाह करके भी एंटर नहीं कर सकता, तो यानी कि किन वैल्यूज़ को परमिशन है, आर्ट्स और साइंस वैल्यूज़ को, है ना। तो वैसे ही एज है, तो एज कोई भी -31 नहीं एंटर कर सकता, -300 नहीं। तो वैल्यूज़ का पूल कौन सा है कि भाई एज 1 से लेकर के मैक्सिमम 100 है मान लीजिए। और अगर मार्क्स है तो मार्क्स भी देखो, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 101 कोई नहीं भर सकता, -5 कोई नहीं भर सकता। तो वो वैल्यूज़ जिनको परमिशन मिली हुई है।
ठीक है, ट्यूपल का मतलब होता है, बिल्कुल आपने अभी अभी टर्म 2 खत्म किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूपल का मतलब यहाँ पर हमारे पास में होगा कि हम रो या रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होगा हमारे पास में यहाँ पर कि हम कॉलम या फिर फील्ड्स की बात कर रहे हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। और डिग्री की बात हो रही है तो डिग्री का मतलब हमारे पास में कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारे पास में कुछ कुछ टर्म्स हैं। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं इन चारों कीज़ के बारे में आपको बड़े ही अच्छे और डिटेल के अंदर बता दूंगी। ठीक है, बताना तो खैर इसी क्लास में था, लेकिन 2 मिनट के बाद में मेरी क्लास है। सो आपको पता है कि मैम कितने पर्टिकुलर हैं अपनी क्लासेस के टाइम टेबल को लेकर के। एंड बिल्कुल दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, एंड जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन है जो यहाँ पर मिल रहा होगा, और उतनी ही जल्दी आपके आगे आने वाले जो क्लासेस हैं वो मैं जो है रिलीज़ कर दूंगी। एंड चलिए फिर, हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।